Good morning, class. Hope you all are fine. So, today we are going to learn about the dual nature of electromagnetic radiation. But before starting this, let's take a quick recap of previous class. So, in previous class, I have started the topic dual behavior of electromagnetic radiation. In this, we have seen कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और वी कैन से कोई भी मैटर होता है वो किस तरीके से दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो करता है दे पोजेस पार्टिकल लाइक नेचर एंड वेव लाइक नेचर ऑलराइट सो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है विच लिंक्स विद द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इसके अंदर देखा था। ये जो फील्ड्स होते हैं इनका जो ग्राफ बनता है ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर हमें क्या देखना है, बेसिकली स्पेक्ट्रम किसे बोला जाता है पहले तो ये समझते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब कोई प्रिज्म था, प्रिज्म से लाइट पास हुई और वो सीरीज ऑफ कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसी चीज को बोला जाता है। वो जो हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला, लाइट पहले कैसी थी और लाइट बाद में कैसी हो गई, ठीक है, उसके जो ग्राफ्स देखने के लिए हमें मिले उसी चीज को बोला जाता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम पर्टिकुलरली हमें जो दो स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं वो है कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, उसके बारे में हमें देखना है। स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारी वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है, एक कंटिन्यूअस वे में होती हैं, सारी की सारी वेवलेंथ एक के बाद एक के बाद एक आती जाती है, उन्हीं को ही बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एज इट्स नेम सजेस्ट। यहाँ वर्ड क्या आ गया है, कॉन्टिन्यूअस। द नेक्स्ट वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है, लाइन स्पेक्ट्रम से मतलब है जब पर्टिकुलरली सिर्फ एक वेवलेंथ पे वो शो करता है। ठीक है, हम बहुत सारे अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी स्टडी कहलाती है। स्पेक्ट्रम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ पे रिएक्ट करते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ एक्स रेज की वेवलेंथ पे ही वो कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो वो जो स्पेक्ट्रम्स हमें ऑब्टेन होते हैं दैट इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है, अब नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कुछ स्पेक्ट्रम्स होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अभी हमने दो तरीके के स्पेक्ट्रम्स पढ़े, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। सो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, जो हर वेवलेंथ पे शो करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स के अंदर आ जाते हैं। ऑलराइट, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेगी हमें उसका एक ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। इसके बेसिस पर हमने स्पेक्ट्रम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर से एमिशन स्पेक्ट्रम्स हो सकते हैं और इट मे बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स। एमिशन स्पेक्ट्रम्स कौन से होते हैं, अब एमिशन वो स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो रेडिएशन एमिट करने पर नोट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सब्सटेंस था, उसने कुछ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करी और वी कैन से उसने कुछ वेवलेंथ
जो ज्यादातर कोई भी सब्सटेंस होता है उसके ऊपर मैंने लाइट पास करी है, एक्सरेज पास करी है, तो वो उन एक्सरेज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके साथ कुछ रिएक्ट करेगा। ठीक है, उस टाइम पर फिर वो वापस से जब वो आएगा अपनी स्टेट पर, तो उस टाइम पर जो एब्जॉर्प्शन ऑब्टेन होते हैं उनको बोला जाता है एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाले कौन से होते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स उन्हें बोला जाता है जो किस टाइम पर हम नोट करेंगे, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा रेडिएशंस का। ये रेडिएशंस के नाम है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। जैसे मैंने कहा था कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, लाइक पहले गामा रेज आ गई, फिर एक्स रेज आ गई, देन यूवी, देन विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर आ जाते हैं स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, ये ऊपर की तरफ 10 रेज टू पावर 24, 10 रेज टू पावर 22, 10 रेज टू पावर 20, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। ऑलराइट, ये नीचे की तरफ 10 रेज टू पावर -16, 10 रेज टू पावर -14, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा, दैट मीन्स वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है? ये विजिबल के अंदर हम पढ़ते हैं ज्यादातर। विजिबल के अंदर कौन सी वेवलेंथ होती है? 400 से 750 नैनोमीटर्स तक की वेवलेंथ को हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स वेवलेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशनशिप था, हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये आपस में कैसे हो जाते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर एक चीज इंक्रीज करती है तो सेकंड वाली चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 400 से 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ हमें देखने के लिए मिलती है। विजिबल रीजन की बात हो रही है। वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं, एक्सरेज में भी पढ़ते हैं, यूवी में भी पढ़ते हैं, आईआर में भी, माइक्रोवेव में भी, हर किसी स्टडीज का अपना नाम होता है। जैसे यूवी वाले का नाम होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है, माइक्रोवेव को जाना जाता है एनएमआर के नाम से। इस तरीके से हर किसी की अपनी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं मेन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे? विजिबल के बारे में, दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी तक हमने जो देखा दैट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम क्या देखने वाले हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, किस तरीके से वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इसके लिए पर्टिकुलरली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने देखा एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को, सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये एनर्जी लेवल है और वी कैन से ये एनर्जी लेवल है, तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल यहाँ पर होगा, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल उससे ऊपर होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहाँ पर जा सकता है? इस स्टेज पे पहुंच सकता है, दैट मीन्स इस लेवल पे पहुंच जाएगा वो, फिर इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है वो, या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लेवल पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये जो बीच में खाली स्पेस है इस स्पेस में एग्जिस्ट कर पाए। इसलिए ये जो एनर्जी लेवल होते हैं ये कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं।
ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं। जैसे अगर हमने कहीं पर चलना स्टार्ट करा तो मैं इस लाइन के हर एक पॉइंट को अचीव कर सकती हूँ, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, हर पॉइंट को अचीव करना मेरे लिए पॉसिबल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर ये एनर्जी लेवल्स उनके लिए सेट कर दिए गए हैं तो वो पहले इस एनर्जी लेवल तक पहुंचेंगे, फिर इस एनर्जी लेवल तक पहुंचेंगे, या इस एनर्जी लेवल तक की डायरेक्ट जंप लगा सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये जो बीच का स्पेस है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ए और बी के बीच में ये जो रास्ता नजर आ रहा है इसको भी वो अचीव कर पाए, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। ऑलराइट, इसलिए एनर्जी के एक स्मॉल पैकेट्स बन जाते हैं और उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, क्वांटम बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बात करी कि एनर्जी के लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इसको मैं n1 n इज इक्वल्स टू 1 बोल सकती हूँ। क्वांटम के लेवल्स हैं ये, n इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3। सो एनर्जी के कुछ पर्टिकुलर लेवल होते हैं, उन्हीं को ही अचीव किया जा सकता है। इसके लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी। और फोटोन क्या होता है, पहले फोटोन भी देख लेते हैं। फोटोन जब क्वांटम के जो लेवल्स होते हैं उन्हीं को ही फोटोन बोला जाता है, लाइट पार्टिकल्स के लिए पर्टिकुलरली। ऑलराइट, अब प्लैंक्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट किस नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अबाउट 66 न्यूमेरिकल्स हैं और सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर यही खास बात होती है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो भी आता है सारा का सारा बुक में से ही आता है। सो एनर्जी, अगर हम पर्टिकुलर एटम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू NH न्यू हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ऑलराइट,